नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रयागराज में हुए अतीक और अशरफ की हत्या ने न केवल सियासत को हवा दे दी है, खासकर विपक्षियों और विरोधियों को मौका मिल गया है कि योगी सरकार पर कटाक्ष कर सके। इसी क्रम में आरजेडी ने यूपी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि यूपी का महाजंगल राज, यूपी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई संविधान और न्यायालय का डर नहीं है, जिसमें माफिया अशरफ अपनी मौत को लेकर पहले ही बड़ा खुलासा कर चुका था। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी इस हत्याकांड पर अपनी राय रखी है। पर पहले आपको दिखाते हैं अशरफ का वो वीडियो। हत्याकांड को लेकर आज मुझे इलाहाबाद में तस्वीर दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है कि हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। करवाया गया, आपको लगता है ये स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना, ठीक है, अपराधियों। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए अतीक अशरफ की हत्या को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी है। तो वहीं अखिलेश यादव और ओवैसी ने भी यूपी सरकार को जमकर खरी खूटी सुनाई है। आप भी सुने। हम बिहार के लोग चाहे जितना आप लोग कह लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनिस्पत उत्तर प्रदेश के अच्छा है। और वहाँ पर तो अब हॉस्पिटल जा रहा हो आदमी, उसको मारा कान में सट करके, आप लोग पत्रकार का रूप धारण करके, पता नहीं आप लोग कोई विभिन्न रखे हैं, क्या किए हैं, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं वैसा। तो ये सारी बातें ऐसी आई है कि अकस्मात नहीं कही जा सकती है, कहीं न कहीं प्लांटेशन हुआ है और जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। जो भी हो, उनका भी नाम शोहरत ही था। तो ऐसी परिस्थिति में वो इंक्वायरी का विषय है और उत्तर प्रदेश का मामला है, वो जाने। हम लोग सिर्फ बिहार की बात कर सकते हैं कि बिहार में हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है। अगर कार्रवाई कुछ होती है तो उस पर तुरंत ही एक्शन होता है और उद्भेदन होता है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दाव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल से रविवार को पहली बार सीबीआई ने पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से निकलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पत्रकारों की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। कथित शराब घोटाला झूठी और घटिया राजनीति है। आम आदमी पार्टी कटार सम्मान पार्टी है, वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आप भी सुने। प्रश्न उन्होंने पूछे, उन सबके मैंने जवाब दिए।
जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में वो काम होने शुरू हुए हैं, और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता हमारे साथ है। ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे, और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां सांसद संजय सिंह ने पार्टी की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, तो वहीं बीजेपी पर भी कटाक्ष किए गए। बता दें कि शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी होंगी। आले इकबाल फिर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती थी। और डॉक्टर शैली ओबरॉय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबरॉय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी, और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे, और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है। तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का, डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल, ये हमारे प्रत्याशी। एलजी को तो पहली बात कोई अधिकार ही नहीं आपत्ति दर्ज कराने। विधानसभा में चुन के एलजी ने भेजा है, दिल्ली की जनता ने भेजा है। विधानसभा का सत्र कब बुलाना है नहीं बुलाना है ये एलजी तय करेगा, ये विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। पहले भी विधानसभा का सत्र जब चाहा बुलाया गया है, बुलाया गया, कैबिनेट के मंजूरी के बाद सत्र बुलाया जा रहा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो इस देश के लोकतंत्र को हर स्तर पे खत्म करना चाहती है। यानी अगर गांव की प्रधानी भी ये लोग हार जाए तो उसमें कोई भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस सीट पे अपना कब्जा करें। तो एमसीडी में दिल्ली की जनता ने हरा दिया, वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 15 साल तक लगातार उनकी लूट चली यहाँ पे, अब वो लूट पे रोक लग गई।
जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की इतनी भारी जीत हुई तो इसलिए बौखला कर वो एमसीडी के मेयर का पद छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। 3-3 बार झगड़े किए, लड़ाई की, हंगामे किए, हिंसक प्रदर्शन किया हाउस के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, सारा कुछ कैमरे पे कैद है। तो लेकिन हमारे जितने भी पार्षद थे मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने। महाराष्ट्र से अगली खबर है। बताते चले कि भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान बीमार हुए लोगों से मुलाकात करने पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मरीजों से मिलने के बाद सीएम शिंदे ने पत्रकारों से बात की। दरअसल इस हादसे में 7 से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कार्यक्रम संपन्न हो गया, मगर अंत में ये घटना हुई, जिस पर सीएम शिंदे ने मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही जिन लोगों का इलाज जारी है उनके लिए डॉक्टरों को कहा गया है कि उनका अच्छा इलाज किया जाए। इलाज का पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत ही सभी लोगों को एक शॉकिंग ये दुर्घटना है। लाखों लोग यहाँ पर आए कार्यक्रम में और कार्यक्रम भी उसका नियोजन जो हुआ था वो नियोजन में सभी लोगों ने सहयोग किया था, कार्यक्रम भी हो गया, लेकिन आखिर में ये दुर्घटना हुई है। जो मृतक है उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मदद देने का निर्णय हुआ है और जो जिनके ऊपर इलाज शुरू है उनसे मैं खुद मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है, उनके रिलेटिव से मैंने बातचीत की है। डॉक्टरों को भी सूचना मैंने दी हुई है कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज मिले और वो अपने घर जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार ने एमजीएम कमोठे अस्पताल पहुंचकर वहां पर पहुंचे घायलों का हालचाल जाना। दरअसल खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात करने नेता और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच पवार ने कहा कि ये बेहद बड़ा हादसा है, हमने अस्पताल में लोगों से मुलाकात की, घटना की जांच होनी चाहिए। धर्माधिकारी जी को ये पुरस्कार देने का महाराष्ट्र सरकार ने तय किया और उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ उन्होंने दिया था। पूरे महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ लोगों की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है और ये देते हुए जो टाइम पुरस्कार देने के लिए उन्होंने तय किया था वो दोपहर का था। अब सबको मालूम है अप्रैल मई महीने में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ आने के बाद हम जब पेशेंट को मिले, उद्धव ठाकरे साहब, मैं, आदित्य जी, बाकी सब लोग खासदार थे, अरविंद सावंत और विनायक राउत साहब, तब उन्होंने बताया पेशेंट लोगों ने कि दोपहर का समय था, धूप बहुत थी और उसमें बहुत लोगों को तकलीफ शुरू हुई और उसमें से बाद में क्या हुआ कुछ लोगों को पता ही नहीं। फिर उनको वहाँ से शिफ्ट किया एमजीएम वाशी हॉस्पिटल, एमजीएम पनवेल हॉस्पिटल, DY पाटिल हॉस्पिटल एंड टाटा हॉस्पिटल, ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया। लेकिन ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक। अगली खबर अयोध्या से है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अयोध्या रेंज के सभी 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि रेंज के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी से संवाद स्थापित किया जा रहा है। 5 जिलों में
कहीं कोई दिक्कत ना हो, जनजीवन सामान्य रहे। इसके अलावा अयोध्या को भी अलर्ट रखा गया है। अयोध्या में एसपी सिटी मधुबन सिंह के नेतृत्व में भ्रमण भी किया जा रहा है। रेंज के सभी जनपदों में कुशलता है, सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और सभी लोगों से संवाद है और हम लोग पूरी तरह से अपनी गत्यात्मकता बनाए हुए हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सभी कुशल हैं। रेंज के सभी जनपदों में कुशल राघवेंद्र मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, विस्तार से बताएं। जिस तरीके देखा जा रहा है कि प्रयागराज की घटना को लेकर के उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, तो उसके साथ साथ अयोध्या में भी आईजी रेंज जोन जो है वो खुद पूरे मंडल की समीक्षा बैठक की है। बैठक करने के बाद उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो अपने हाथों में लिया है। उसके बाद ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिले में कि कोई ऐसी घटना ना होने पाए। जगह जगह पुलिस फोर्स जो है चौराहों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक भ्रमण कर रही है। उसके बाद पूरा नियंत्रण है कि और सीओ सिटी मधुबन सिंह है जो कि वो पूरा अपने दल बल के साथ भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, शहर का, और अगर जो संवेदनशील एरिया है उनमें ज्यादा पुलिस गश्ती चालू की गई है। जी राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस का ये जो हाई अलर्ट लगातार जारी है, इसकी खास वजह क्या है? क्या वहां पर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध परिस्थिति देखी गई है या फिर कोई सूचना उन्हें प्राप्त हुई है, इसके चलते उन्हें हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा, या फिर सिर्फ इस वजह से कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई जिसके बाद से जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए प्रियंका, बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या की जाती है, तो उसके बाद से योगी सरकार जो है वो पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी करता है। और जारी करने के बाद जो उसी के सापेक्ष में जो है वो अयोध्या जोन जो पूरा मंडल है, मंडल की देखरेख की जा रही है। आईटी जोन के तहत में जो पूरा रेंज देखा जा रहा है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के एसएसपी हैं, एसपी है या एसपी ग्रामीण है या एसपी सिटी है, तो ये सारे के सारे लोग एक समीक्षा बैठक की है। बैठक करने के बाद किस तरीके कौन से जिले में कैसे, जबकि आपको बता दें ये सुल्तानपुर जनपद है, अम्बेडकर नगर है, अमेठी है, बाराबंकी है और अयोध्या जनपद है, ये पांचों के पांचों मंडल जो है जिले जो है मंडल के, तो पूरी तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और चाक चौबंद करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके पुलिस की मॉनिटरिंग जारी है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से परिस्थितियां देखी जा रही हैं कि प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है जिसने यूपी के सभी जिलों को दहला के रख दिया है, सभी बेहद खौफ में हैं इस वक्त। राघवेंद्र, अभी अयोध्या की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, बता दें कि अयोध्या की स्थिति जो है वो सामान्य तरीके से चल रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो सख्त है। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे, तो उसका सख्त निर्देश है कि अगर जिले में कोई ऐसी वारदात होती है या कुछ होता है तो वहाँ के कप्तान से लेकर के और डीएम या आईजी जोन या आईजी रेंज के जो अधिकारी वहाँ बैठते हैं वो पूरी की पूरी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो इसके लिए जो है पुलिस तत्परता से काम कर रही है अपना, और कहीं ऐसी कोई वारदात न हो जाए तो इसको ले जगह जगह पुलिस की एक टीम गठित करके उनको वहां पे रोका गया है। चाहे चौराहों की बात करें या बाजार की बात करें या कोई ऐसे बस स्टेशन है या कोई और जगह है, तो इनको ले करके जो है पुलिस गश्ती भी कर रही है, भ्रमण भी कर रही है। तो अगर बता दें कि अयोध्या की, तो अयोध्या जो है वो सामान्य तौर पर अभी भी है। बिल्कुल राघवेंद्र, खबर ये भी है कि सीएम योगी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? राघवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्वेश्चन को दोबारा किया जाए।
राघवेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो खबर है कि सीएम योगी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर बात करेंगे तो जिस दिन रात में अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से जो है अब देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री आवास से लेकर के जितने मंत्री हैं उनके आवास की पूरी तरीके सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तेज बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के बाद जो है वहां पर मीडिया भी प्रतिबंधित किया गया था। तो इसको लेकर के एक बार जो है, चाहे वो 5 कालीदास मार्ग हो और चाहे वो किसी मंत्री का आवास हो, तो वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो बता दें आपको कि अयोध्या में, या फिर यूं कहें कि यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट लगातार जारी है। प्रयागराज में हुए हत्याकांड से सभी जिले खौफ में बने हुए हैं, खौफजदा हैं, और इस वजह से सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित एक घर में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से एक मकान ढह गया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस और डीएफएस के दमकल कर्मी की मदद से निकाला जा रहा है। ये घटना नांगलोई रोड के कुंवर सिंह नगर की गली नंबर 10 के डी ब्लॉक में बताई जा रही है। रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला शिवगढ़ के बेंडारू गांव का है, जहां 2 युवक डीजल लेने के लिए शिवगढ़ जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक जो एक बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है, वहीं बाइक पर बैठे दूसरे युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। तो वहीं टक्कर मारने के बाद मौके से ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। 108 एम्बुलेंस से 2 लोगों को लाया गया है। ये कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। एक का नाम है विकास और दूसरे का नाम है दिनेश। दिनेश तो ब्रॉड डेड था, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, और विकास की स्थिति बहुत खराब थी। उसका प्राइमरी मैनेजमेंट करने के बाद तत्काल उसको यहाँ भवन में डीजल आने आए थे, यहीं से वापसी लौट रहे थे तो ट्रक का। कौन है ये हमारे चाचा के लड़के हैं, हमारे भाई। क्या नाम है? दिनेश। हाँ। एक था विकास, वो गाँव में था। रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास उर्फ मन्नी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहां तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण में धांधली की गई, जिसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ना मुनासिब समझा और कांग्रेस का दामन थामा है। पहले भी सर्वदलीय नेता था, इससे पूर्व ये आपको मैं बता दूं। समाजवादी पार्टी में नगर पालिका अध्यक्ष के जो टिकट लेकर के जो नीति अपनाई गई है, उस नीति के मैं खिलाफ था और उस नीति से आहत होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को त्याग किया। अब बुलंदशहर में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं खुर्जा देहात थाना पुलिस की धराऊ से बिचोला गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। इस
मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से आदित्य नाम के बदमाश का घायल होना बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बुलंदशहर में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हापुड़ से अगली खबर है। बताते चले कि प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। नगर कोतवाली प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर निकलकर रूट मार्च निकाला, साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बुलंदशहर में निकाय चुनाव के लिए आज यानी कि 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुलंदशहर में आज से द्वितीय चरण में होने वाले निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। निकाय चुनाव के लिए 11 मई को वोट पड़ेंगे। 25 को नाम वापसी की तारीख तय की गई है, जबकि 28 को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। गोरखपुर में अंबेडकर जन मोर्चा के बैनर तले गोरखपुर महापौर प्रत्याशी सीमा गौतम ने अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो गोरखपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। साथ ही पटरी व्यवसायियों के लिए हर वार्ड में एक उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सब्जी और फल विक्रेता अपना व्यापार आसानी से कर सकेंगे। उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी शुरू कराई जाएगी, ताकि गरीबों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।